हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन का सदुपयोग कर रहे होंगे तथा घर में अध्ययन कर रहे होंगे। यहाँ सतर्क होकर के लगातार अध्ययन करते रहना है, क्योंकि इस कोरोना के समय में कब विद्यालय खुलेंगे ये कहा नहीं जा सकता। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु। सबसे पहले देखिए, आज के डेट में कितने तत्व नोन हैं, कितने तत्व आज के डेट पर हमें ज्ञात है। तो आप ध्यान दीजिए, कई आपको परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आज के डेट में 118 तत्व हमें ज्ञात हो चुके हैं। अतः आप इसे ध्यान देंगे। पुस्तकों में 115 दिया है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको 118 है, 118। अब देखिए, जो तत्व हैं उनका गुण धर्म अध्ययन किया गया। तो देखा गया कि गुण धर्मों के आधार पर हम सारे तत्वों को 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, और उन 3 वर्गों में विभाजित करके वर्गवार हम उसका अध्ययन करेंगे तो आसानी होगी। अतः तत्वों का विभाजन किया गया, और विभाजन कितने प्रकार में हुआ, उनके गुण धर्मों के आधार पर 3 प्रकार में। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो हम लोग इनका इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, और मुख्यतः हम लोग धातु एवं अधातु का अध्ययन इस अध्याय में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातु की परिभाषा। धातु की परिभाषा क्या है। वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत अब देखिए, वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं तथा तन्य एवं आघत वर्ध्य होते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। अब देखिए, यहाँ 2 शब्द आए, आघात वर्ध्य तथा तन्य। तो आघात वर्ध्य हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे। यह धातुओं की एक गुण होती है, जिसके वजह से हम लोग उन्हें हथौड़े से पीट करके पतली परत बना सकते हैं। जैसा कि आप गेट वगैरह देखते हैं, फाटक देखते हैं, ट्रक, ट्रैक्टर, हम सारे धातुओं को पीट करके हम लोग पतली परत के रूप में बनाते हैं। और तन्य क्या होता है, धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से हम उन्हें पतले तार के रूप में बनाते हैं। और आप देखते हैं कि जो बिजली आती है वह पतले तारों के थ्रू आती है। तो हम लोग किस गुण की वजह से पतले तार बनाते हैं, तन्यता की वजह से। और पतली परत किसके गुण की वजह से बनाते हैं हम लोग, आघात वर्ध्य के अनुसार। तो इन शब्दों को आप ध्यान देंगे। अब देखिए अधातु। अधातु किसे कहते हैं, अधातु। तो अधातु वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं तथा नहीं आघात वर्ध्य और नहीं तन्य होते हैं, और नहीं तन्य होते हैं, उन्हें हम लोग अधातु कहते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं ये क्या होते हैं, ये क्षणभंगुर होते हैं। क्षणभंगुर होते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, कार्बन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि, ये सभी क्या है, आपको अधातु है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी गैसेस भी क्या है, अधातु है। और धातु का उदाहरण क्या हुआ,
धातु का उदाहरण क्या हुआ? कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं? आयरन, कोबाल्ट, ये सभी जो है धातु के उदाहरण हैं। और तीसरा हमने देखा था क्या? उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु वैसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं। वैसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण दिखाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। अब हम लोग धातु का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धातुओं के गुण में सबसे पहला है, जैसा आपने परिभाषा में देखा कि ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा, ये आघात वर्ध्य होते हैं, अभी बताया आपको आघात वर्ध्य, और इसी को हम लोग कहते हैं आघात वर्धता। तो आघात वर्धता धातु का वह गुण होता है जिसकी वजह से उसे हथौड़े से पीट कर पतली परत बनाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग गेट बनाते हैं या मिठाई पर देखते हैं चांदी का पतला परत लगाया रहता है। तो ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है आघात वर्धता के। तो देखिए, आघात वर्धता जो है सबसे अधिक किन तत्वों में पाया जाता है? किन धातुओं में? तो सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? सर्वाधिक आघात वर्ध दिखाने वाला कौन सा है? सोना है, इसके बाद चांदी है, इसके बाद कॉपर है, फिर एल्युमिनियम है। तो ये सभी आघात वर्धता को दिखाते हैं। दूसरा है, ये धातुएं सारी तन्य होती हैं। तन्यता धातु का वह गुण होता है, तन्यता धातु का वह गुण होता है जिसकी वजह से धातु को हम लोग पतले तार बना सकते हैं। और देखते हैं विद्युत में इतने पतले धातु के तार होते हैं, तो हमें तार इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा विद्युत है उसके प्रवाह के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, और काफी लंबी दूरी तक हम लोग बिजली सप्लाई करना होता है, तो तार बहुत पतला होना चाहिए। तो हम लोग किस गुण के वजह से धातु का पतला तार बनाते हैं? तो वो है तन्यता। तन्यता की वजह से हम लोग उन्हें पतले तार बनाते हैं। धातुओं का सतह चमकदार होता है और इसे हम लोग धात्विक चमक भी कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए, धातु कठोर होते हैं, परंतु सोडियम जिसका रासायनिक सूत्र Na होता है और पोटेशियम जिसका K रासायनिक सूत्र होता है, ये इसके अपवाद होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें हम लोग इवन चाकू से भी काट सकते हैं, जो साधारण चाकू है उससे भी काटा जा सकता है। धातुओं का क्वथनांक तथा गलनांक अधिक होता है, परंतु गैलियम और सीजियम हथेली पर आप रखें तो हथेली पर ये क्या होता है? द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इनके साथ साथ देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम भी इनके अपवाद हैं, जिनका क्या है? क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। धातुओं का घनत्व बहुत ही अधिक होता है, परंतु सोडियम और पोटेशियम फिर यहाँ पर अपवाद है। इसका मतलब इनका घनत्व क्या होता है? काफी कम होता है धातुओं के कंपैरिजन में। अब देखिए, धातु ध्वनिक अथवा सोनोरस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग उन पर हथौड़े या किसी चीज से हम लोग उस पर ठोकते हैं तो वे आवाज पैदा करते हैं। और इसी वजह से आप अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में देखिए कि वहां घंटी किसकी बनी होती है? तो आपको लोहे अथवा किसी धातु का बना होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? कि वो ध्वनिक होते हैं। जैसे ही हम लोग किसी दूसरे वस्तु से उस पर ठोकते हैं तो बहुत ही तेज आवाज करते हैं, जिसे हम लोग धातुओं का ध्वनिक गुण अथवा सोनोरस गुण करते हैं। अब हम लोग अधातु के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको हमने परिभाषा में बताया था कि अधातु वैसे तत्व होते हैं जो नहीं ऊष्मा का सुचालक होते हैं और नहीं विद्युत का, और ये नहीं तन्य होते हैं और नहीं आघातवर्ध होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं? क्षणभंगुर होते हैं। तो यहां पर देखते हैं इनके गुण। पहला, ये तन्य तथा आघातवर्ध नहीं होते हैं, ये क्षणभंगुर होते हैं,
ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु देखिए, एक कार्बन का अपर रूप होता है, अपर रूप मतलब कार्बन का दूसरा भौतिक अवस्था, वह क्या होता है, ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। मतलब जो अधातु होते हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। परंतु यहाँ अपवाद में एक मिल गया, क्या, ग्रेफाइट, जो विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। अधातुओं का सतह चमकदार नहीं होता है, परंतु यहां भी आयोडीन क्या है, ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि यह चमकीला होता है, यह इसका सतह जो है चमकीला होता है। कुछ अन्य गुणों में ये कठोर नहीं होते हैं तथा हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाते हैं। परंतु कार्बन का एक अपर रूप जो हीरा अथवा डायमंड है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है। मतलब जो अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते, परंतु देखिए प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है वह अपवाद के रूप में कौन है, एक कार्बन का भौतिक रूप है जिसे हम लोग हीरा या डायमंड कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, इनका घनत्व तो बहुत ही कम होता है, परंतु देखिए फिर हीरा यहाँ अपवाद है, इसका घनत्व तो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। इसके साथ साथ देखिए जो अधातु हैं उनका क्वथनांक तथा गलनांक बहुत ही कम होता है, परंतु फिर यहाँ पर हीरा क्या है, अपवाद है, उसका क्वथनांक क्या होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही उच्च तापमान है। और ये अधातु जो होते हैं ध्वनित नहीं होते, मतलब उन्हें पीटने पर वो आवाज नहीं देते हैं। अब देखिए ये अधातुओं का भौतिक अवस्था, अगर इनकी भौतिक अवस्था देखें हम, भौतिक अवस्था, तो ये ठोस या गैस होते हैं, ठोस या गैस के रूप में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं परंतु यहां ध्यान दीजिए, ब्रोमीन एक अधातु है जो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, परंतु ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यह क्या है, एक अपवाद है। तो वहां देखिए धातु सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। वहां सिर्फ एक ही धातु जो है वह क्या है, द्रव अवस्था में होता है, वह क्या है, मरकरी अथवा पारा। अब देखिए यहां पर हम लोग देखें तो अधातुओं में भी सिर्फ एक ही द्रव अवस्था में है, ब्रोमीन। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। अभी हम लोगों ने धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों को हमने अध्ययन किया तथा उनमें कुछ अपवादों को देखा। अब देखिए आपको कक्षा 10 में अपवादों पर विशेष ध्यान देना है। जैसे देखिए यहां पर आपने क्या देखा, मरकरी क्या है, मरकरी को छोड़ करके सारे धातु किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु मरकरी किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में रहता है। इसी तरह देखिए सारे अधातु ठोस अथवा गैस अवस्था में होते हैं, परंतु यहां भी ब्रोमीन आपने देखा है जैसा क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, सारे धातु कठोर होते हैं, परंतु सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, जिन्हें हम लोग सिर्फ चाकू से ही काट सकते हैं, मतलब चाकू से भी इनको आसानी से काटा जा सकता है। अधातुओं का सतह चमकदार नहीं होता है, परंतु यहां भी देखिए एक अपवाद है, आयोडीन जो बहुत ही चमकीला होता है। उसी तरह देखिए जो अधातु होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु यहां ग्रेफाइट एक अधातु है जो कार्बन का अपर रूप है, वह विद्युत का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अब देखिए यहां अपर रूप से क्या समझते हैं, किसी तत्व के अलग अलग भौतिक अवस्थाओं को हम अपर रूप कहते हैं। यहां देखिए धातुओं का जो घनत्व होता है अधिक होता है, परंतु यहां भी एक अपवाद है,
सोडियम तथा पोटेशियम, जिनका घनत्व बहुत ही कम होता है। इस तरह से हमने देखा कि भौतिक गुणों पर अगर धातु है या अधातु है उनमें कई सारे अपवाद हैं, अतः उनके विषय में हमें विस्तृत अध्ययन करने के संबंध में सिर्फ भौतिक अवस्थाओं को ही अध्ययन करना बहुत ही भारी मिस्टेक होगा। अतः हमें रासायनिक गुणों पर जाना होगा, और अगर रासायनिक गुणों को हम देखें तो वहां धातु और अधातु में हमें कई सारे महत्वपूर्ण अंतर और स्पष्ट अंतर हमें दिखाई देते हैं। तो हमें क्लियर कट, अगर स्पष्ट हमें देखा जाए अंतर देखने के लिए धातु एवं अधातु में, तो हमें कहां जाना चाहिए? रासायनिक गुणों पर जाना चाहिए। तो अब हम लोग धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो आप देखिए सोडियम का, और जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या मिलता है? सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह पोटेशियम ऑक्सीजन मिलकर के पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिल करके कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन मिल करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आयरन जो है, अब देखिए जो एल्यूमिनियम और आयरन को देखा गया कि ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, और एल्यूमिनियम से आयरन और क्या करता है? अभिक्रिया बहुत ही धीरे धीरे करता है, उसे गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता है। परंतु अगर हम लोग लोहे का चूर्ण छोटे छोटे चूर्ण बना लें और उसे हम लोग जलते हुए लौ पर जब डालते हैं तो वहां हमें मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड मिलता है। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड हमें मिलता है, आयरन ऑक्साइड मिलता है। अब देखिए जब कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन से गर्म करते हैं तो जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु अगर काफी लंबे समय तक गर्म कीजिए या चूर्ण बना करके गर्म कीजिए और लंबे समय तक, तब जाकर के यह कॉपर क्या करता है? ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड देता है। इसका कलर क्या हो जाता है? काला हो जाता है। कलर काला हो जाता है, कॉपर चमकीला होता है, और यह उसका सतह चमकीला होता है कॉपर का, परंतु यह काला हो जाता है। किसकी वजह से? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की वजह से। यह क्या है? कॉपर सेकेंड क्या हो गया? ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो अब देखिए अगर हम अभिक्रिया का रेट देखें, अभिक्रिया करने की गति को देखें, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील यहां कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम का अभिक्रिया क्या होता है? लगभग बराबर होता है, दोनों ही काफी तीव्र अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद देखा गया कैल्शियम, फिर देखा गया मैग्नीशियम, और देखा गया उससे काफी धीरे रिएक्शन कौन करता है? एल्यूमिनियम। इनसे धीरे कौन करता है? आयरन। और आयरन से धीरे कौन करता है? कॉपर। और देखिए ये देखा गया जो Ag और Au हैं, Ag और Au, Ag क्या? सिल्वर, और Au हो गया गोल्ड। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं के बराबर करते हैं। तो देखिए यहां से अभिक्रिया करने का एक हमें श्रेणी मिल गया कि कौन धातु किस गति से अभिक्रिया करता है। अब नेक्स्ट बिंदु है धातु ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है। हम लोगों ने अम्ल क्षार लवण में भी देखा था, अब यहां हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, K+O2। K+O2 हमें क्या देता है? K2O देता है, पोटेशियम ऑक्साइड देता है। इसका प्रकृति किस तरह का होता है अगर देखें तो यहां हम लोग इसको पानी में डाल दें, अगर जब इसे आप जल में डाल देते हैं, जल में, तो यह क्या देता है? आपको KOH दे देता है, मतलब क्षार दे देता है। इसका ऑक्साइड का प्रकृति कैसा हुआ? क्षारकीय हुआ, क्योंकि जल जो है यह जल नहीं अम्लीय होता है, नहीं क्षारकीय होता है, यह बिल्कुल सामान्य होता है। और जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, तो देखिए जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील होने की वजह से इन्हें हम लोग क्या करते हैं? क्षार करते हैं। आप जानते हैं कि सारे जो क्षारकीय पदार्थ होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन वैसे क्षारकीय पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इसी तरह आप सोडियम ऑक्साइड को ले लीजिए, जब सोडियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है?
सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसे जब जल में डालेंगे तो यह क्या बनाता है, NH बना देता है। यह भी जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील होता है, अतः यह भी क्या है, क्षार है। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे धातु होते हैं वो कई सारे क्षार बनाते हैं जल में, परंतु सारे जल में घुलनशील नहीं होते, अतः उन्हें क्षारकीय कहेंगे। सभी धातु ऑक्साइडों को हम लोग क्षार नहीं कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, वह क्षारकीय नहीं होता है। जिंक ऑक्साइड हो गया, वह क्षारकीय नहीं होता है। तो अब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रकृति देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर आप प्रकृति देखेंगे तो यह अम्ल और एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे HCl के साथ अभिक्रिया करके यह क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा जल दे देता है। संतुलित करने आपको आता है। यहां आप 2 ले लीजिए, 2 ले लिया जाए, एल्यूमिनियम इधर 2 है तो 2 ले लिया। अब देखिए ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 3 ले लीजिए। तो अब देखिए हाइड्रोजन की क्लोरीन इधर 6 हो गया, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ 6 कर दीजिए। और हाइड्रोजन उधर 6 है, इधर भी 6 हो गया, तो संतुलित हो गया। यह आपको आता है। तो यहाँ देखिए लवण तथा जल मिला, लवण तथा जल मिला। अब देखिए हमने HCl तो एक नॉन हमने क्या लिया है, अम्ल लिया है, यह अम्ल है। अब देखिए यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रकृति कैसा हुआ, हमें पता है लवण तथा जल का निर्माण तभी होता है जब अम्ल क्या करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ अम्ल ये हो ही गया, तो इसका प्रकृति कैसा होगा, क्षारकीय होगा, क्षारकीय होगा। अब दूसरा अभिक्रिया लीजिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 प्लस NH। तो यहाँ देखिए यह एक पदार्थ बना दिया NaLO2 प्लस H2। तो यहाँ देखिए यह भी एक लवण है और यह जल बन गया। इस लवण का नाम क्या है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिए, सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखिए यहां पर लवण तथा जल का निर्माण हुआ और यह हमें NH पता है क्या है, यह क्षार है। तो अब यहां देखिए Al2O3 का नाम, Al2O3 का जो है प्रकृति किस प्रकार का होगा, तो Al2O3 का प्रकृति कैसा होगा, यहां लवण तथा जल तभी बनता है जब क्षार किससे अभिक्रिया करता है, अम्ल से। तो यहां कैसा व्यवहार किया, अम्लीय व्यवहार किया। अतः वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा प्रकृति शो करते हैं, उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, दोनों जैसे प्रकृति दिखाते हैं, उन्हें उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड कहते हैं। तो अब देखिए यहां क्या है, Al2O3 जो हुआ, Al2O3 हुआ, यह किस प्रकार का हुआ, उभयधर्मी प्रकृति का हुआ। अब देखिए दूसरा है जिंक ऑक्साइड। इसे जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो देखते हैं लवण तथा जल बनाता है। तो लवण तथा जल कब बनता है, जब अम्ल किससे अभिक्रिया करे, क्षार से। इसका मतलब यह क्या हुआ, क्षारकीय हो गया, यह भी क्या हुआ, क्षारकीय हो गया। इसी तरह देखिए यहां भी लवण तथा जल का निर्माण हुआ जब NH से अभिक्रिया किया।
तो इसका नाम क्या देते हैं? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इस लवण का। अब देखिए लवण तथा जल का निर्माण हो रहा है और ये क्षार है, तो यह कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो जिंक ऑक्साइड भी क्या हो गया? उभयधर्मी हो गया। तो यहां ध्यान दीजिए, बार बार पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे देता है परीक्षाओं में और कहता है कौन इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो Al2O3 और जिंक ऑक्साइड यहां पर क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। अब यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि Mg है या एल्युमिनियम है, जिंक है या फिर आपको लेड है। अब देखिए ये जो धातुएं हैं यह ऑक्सीजन से बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ऐसा क्यों? अब आप सोचिए कि इनका धीरे धीरे अभिक्रिया करने का कारण क्या है। अगर आप इनको ध्यान देंगे तो जो हमने पहले अध्याय में देखा था कि जो Mg का धातु होता है उसके सतह पर क्या होता है? एक पतली परत बन जाती है जो कि सुरक्षात्मक होती है और वह कौन सा यौगिक होता है? MgO। इसी तरह एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का जो पात्र है यहां भी क्या होता है? एक पतला परत बन जाता है एल्युमिनियम का, और यह किसका होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 का। इसी तरह जिंक पर भी एक पतला परत बन जाता है, वह क्या होता है? आपको जिंक ऑक्साइड का। इसी तरह लेड पर क्या होता है? लेड ऑक्साइड का पतला परत बन जाता है, और यह पतला परत बन करके सुरक्षात्मक हो जाते हैं और फिर अंदर क्या करते हैं? ऑक्सीकरण मतलब उपचयन धातु का नहीं होने देते हैं। मतलब यह अंदर के परत को क्या करते हैं? ऊपर वाले परत पर यह एक पतला परत बना लिए सुरक्षात्मक धातु ऑक्साइड का, और अंदर वाले जो धातु हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह क्या होता है? इनके वजह से, ये धातु ऑक्साइड की वजह से ये सभी क्या करते हैं? शुरुआत में धातु जो है धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। मतलब शुरुआत में ऑक्सीजन से ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। Mg, एल्युमिनियम, जिंक तथा Pb शुरू में ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं क्योंकि उन पर धातु ऑक्साइड का परत होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि Mg पर MgO का, एल्युमिनियम पर Al2O3 का, जिंक पर जिंक ऑक्साइड का पतला परत होता है, जिसकी वजह से ये शुरू में धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए जैसा कि अभी हमने देखा कि कोई अगर एल्युमिनियम का पात्र है तो उस पर क्या होता है? एक पतला परत बन जाता है Al2O3 का, और वह फिर क्या करता है? अंदर वाले जो धातु होते हैं उस पतले परत के नीचे वाले जो धातु के अणु हैं उन्हें क्या करता है? फिर से अभिक्रिया नहीं करने देता है और संक्षारण से बचा लेता है। तो इसका हम लोग प्रयोग
अपने दैनिक जीवन में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे खाने के पात्र जो होते हैं, जो भी आपको कुकर देखिए, प्रेशर कुकर है या थाली वगैरह है, सभी एल्युमिनियम के बर्तन बने होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे अपने दैनिक जीवन में अच्छे से उपयोग कर सके, तो यहाँ एक विधि लगा गया, वह है एनोडीकरण। इस विधि में एल्युमिनियम को एनोड बनाकर, इस विधि में जैसा नाम से पता चल रहा है, एल्युमिनियम को लिया गया और उसे क्या बना लिया गया, एनोड बना लिया गया। और एनोड बना करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। और एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न होगा तो और एल्युमिनियम पर क्या होगा, मोटा परत बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। और मोटा परत जब बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, मोटा परत बनता है जो अंदर के धातु को सुरक्षा देता है और यह संक्षारण से भी अंदर वाले धातु को बचाता है। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। और इस तरह से एल्युमिनियम के बर्तन को हम लोग अपने दैनिक जीवन में काफी लंबे समय तक उपयोग करते हैं। तो और सारे जो धातु के रासायनिक गुण हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनका हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।